नमस्कार साथियों। अपने टॉपिक चल रहा है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम से रिलेटेड अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा आपको लगा। अगर कहीं कमी लग रही है किसी भी तरह की तो आप जरूर बताइए, और जो अच्छाई लग रही है वो भी जरूर बताइए। और साथ में आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अपनी पूरी मेहनत से लगा रहूं। बस आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि लाइक, कमेंट, शेयर में आप कोई कंजूसी नहीं करेंगे और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आपकी यही मेहनत मेरे लिए एक वरदान साबित होगी, जिससे मुझे कुछ आत्मविश्वास मिलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपलोड कर सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल थर्ड है नवकार पब्लिकेशन बुक, जो अपन कर रहे हैं बीएससी बीएड या ओनली बीएससी के लिए नवकार पब्लिकेशन से अपन रिलेटेड बुक पढ़ रहे हैं। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी कुछ ये एक्सरसाइज है, तो उसमें भी आप काम ले सकते हो। तो बढ़ते हैं। वेरीफाई स्टोक थ्योरम फॉर द फंक्शन f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर इन द प्लेन z बराबर 0 whose side are along the lines x equal to y equal to 0 and x equal to y equal to a। तो आपसे कह रहा है f बराबर आपको दे देगा एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे, और ये जो है आपको करना है वेरीफाई स्टोक थ्योरम को। और स्टोक थ्योरम को वेरीफाई किस हिसाब से करना है, तो जो इसका इंटीग्रेटेड सरफेस है तल है वो z बराबर 0 के अलॉन्ग है, और वो कैसा एक स्क्वायर है, वर्ग है, और वर्ग की भुजाएं जो है इन लाइन पे है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इन लाइन से क्या बनता है, तो सॉल्यूशन से डायग्राम देखता हूं, फिर उसके बाद देखिए वेरीफाई करना है स्टोक थ्योरम। तो स्टोक थ्योरम क्या होती है, स्टोक थ्योरम है कि लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ के बराबर होता है। तो लाइन इंटीग्रल भी निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे कर्ल एफ का, और दोनों को बराबर देखेंगे, बराबर आता है तो स्टोक थ्योरम आपकी क्या होगी, प्रूव होगी, वेरीफाई। तो सॉल्यूशन पहले आपको दे रखा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू वाई इक्वल टू a, ये स्क्वायर दे रखा है इस हिसाब से। तो x x y x खींचते हैं, वैसे x y प्लेन में है, ये z इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब x y प्लेन है। तो x y प्लेन बनाता हूं मैं, ये मैंने बना लिया x y प्लेन, ये y एक्सिस, ये एक्सिस, ये ओरिजिन o, x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन ये होती है y एक्स, ये होगी x इक्वल टू 0 लाइन, ये फिर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 x एक्स होती है, ये y इक्वल टू 0 लाइन होगी। फिर x इक्वल टू a, x का मान a मान लीजिए यहां है, तो ये होगी x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू a। फिर क्या है y इक्वल टू a भी है, y भी a के बराबर है, तो y मान लो ये है a, ये y बराबर a की लाइन है, y बराबर a की लाइन, यहां लिख देता हूं y बराबर a। तो अब इन लाइन से अपन ये जो स्क्वायर बना है इसके सारे कोऑर्डिनेट अपन बता सकते हैं। ओरिजिन का 0 0, क्योंकि 0 y 0 x 0 लाइन मिली 0 0। फिर यहां देखिए x a y 0, तो ये हो गया a 0, x a y a, तो ये पॉइंट हो गया a a। यहां x 0 y a, ये 0 a हो गया। ये जो स्क्वायर बन रहा है इसका आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है, लाइन इंटीग्रल के साथ सरफेस इंटीग्रल भी निकालना है xy प्लेन में। तो अपने सबसे पहले f दे रखा है आपको, f से पहले हम इसका क्या करते हैं, एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल ज्ञात कर लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल से सबसे पहले क्या करें, इन द प्लेन z इक्वल टू 0, तो इन प्लेन, इन xy प्लेन में z इक्वल टू 0, तो z 0 है, क्या है z 0 है, तो z 0 है तो dz भी क्या होगा 0, dz 0 है तो dr वेक्टर क्या हुआ, dr वेक्टर बराबर हुआ dxi प्लस dyj। तो लाइन इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस, अलोंग टू कर्व C, तो हम निकालेंगे लाइन इंटीग्रल अलोंग टू C, तो C के अलोंग
लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, एफ डॉट डी आर इक्वल टू सी के अलोंग एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे डॉट जेड बराबर 0 के अकॉर्डिंग डी आर कितना है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो कुल मिला के यहां से वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू आया इंटीग्रेशन अलोंग टू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ये वैल्यू आएगी एफ डॉट डी आर। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसमें क्योंकि लाइन इंटीग्रल जो निकाला जाता है वो अलग अलग लाइन के अलोंग चलते हैं, उनसे निकाला जाता है। तो पहले इस स्क्वायर में वर्ग में ओ से इस पॉइंट तक जाएंगे, ए ये बी मान लेते हैं, ये सी। तो पहले ओ से ए तक लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, फिर ए से बी तक, फिर सी बी से सी, सी से ओ, और ये सारा का सारा लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इस टोटल जो सरफेस या टोटल जो कर्व है ओ ए बी सी जो स्क्वायर है उसके अलोंग एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या होगा, ओ सी के अलोंग लाइन इंटीग्रल ए बी के अलोंग प्लस ए बी के बाद सॉरी ओ ए के अलोंग हो गया, फिर ए बी के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस उसके बाद बी सी के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस सी ओ के अलोंग लाइन इंटीग्रल। ये समीकरण नंबर दे देता हूं 2। अब इन सब के लाइन इंटीग्रल अलग अलग निकालते हैं। तो पहला लाइन इंटीग्रल अलोंग टू ओ ए, तो पहला रेखा ओ ए के अनुदिश, ओ ए के अनुदिश रेखा समाकल। अब ओए के अनुदिश रेखा समाकलन पहले देखते हैं। तो ओए में क्या क्या चीज विशेष बातें हैं। तो ओए पर जब हम देखते हैं ओए में y बराबर 0 फिक्स है, तो ओए में y बराबर 0 फिक्स है। अब y 0 है तो dy भी क्या होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0। और x जो है वो क्या है, x देखिए 0 से a तक जा रहा है, x है 0 to a, अतः लाइन इंटीग्रल अलोंग टू लाइन ओ ए एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या बनेगा, अलोंग टू ओ ए एफ डॉट डी आर क्या है, एक्चुअल में ये है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब जिसकी जो वैल्यू यहाँ है वो यूज करते हैं। यहाँ फिक्स दे रखा है y इक्वल टू 0, dy 0, y और dy 0 है तो ये पूरा 0, चाहे उसकी लिमिट कुछ भी हो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, अलोंग टू ओ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो यहाँ जो समाकलन होगा वो एक्स के सापेक्ष होगा, तो लिमिट जो यूज होगी वो एक्स की यूज होगी। तो लिमिट एक्स की यूज होगी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से a एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 से a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो a क्यूब अपॉन 3। ये इक्वेशन होगी तीसरी मान लो ओ ए के अनुदिश। इसी प्रकार रेखा ए बी के अनुदिश, ओ ए के अनुदिश। अब ए बी के अनुदिश x बराबर a फिक्स है, x देखिए a है, यहां भी a रहेगा, यहां पूरी इस लाइन पे x बराबर क्या रहेगा, a, तो x बराबर a है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx क्या आएगा 0 एंड y क्या होगा, y इक्वल टू देखिए y यहां देखिए 0 से शुरू हुआ a तक जा रहा है, 0 to a, thus इंटीग्रेशन अलोंग टू लाइन ए बी एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या आएगा, अलोंग टू लाइन ए बी एफ डॉट डी आर क्या है, ये रहा समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब ये पुट करते हैं, x की जगह a और dx की जगह 0, तो x की जगह a dx की जगह 0, तो ये 0, x की जगह a पुट करना है यहाँ, तो ये इंटीग्रेशन अलोंग टू ab x की जगह a y का y dy। अब y के सापेक्ष यहाँ क्या करना पड़ेगा, समाकलन,
तो लिमिट क्या है 0 टू a, तो 0 टू a कांस्टेंट है, बाहर लिख सकता हूं इसको y dy, तो a का a y का हो गया y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो a स्क्वायर बटा 2 ये आएगा, और उसको a से गुणा करेंगे तो a क्यूब बटा 2, ये समीकरण होगी 4। तो यहां से ध्यान दीजिए इसका जो मान है वो क्या है, इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है a क्यूब अपॉन 3, ये समीकरण है 3, और इसका जो मान आ रहा है a क्यूब अपॉन 2, ये समीकरण है 4। इसी प्रकार इन दोनों के अलोंग भी अपने को लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, तो लाइन इंटीग्रल अलोंग टू लाइन BC, BC के अनुदिश अपन क्या निकालते हैं, रेखा समाकलन निकालते हैं। तो BC के अनुदिश रेखा समाकलन क्या आएगा वो देखते हैं। तो BC के अनुदिश देखते हैं रेखा समाकलन। तो BC अपना क्या है देखिए, BC में जो वैल्यू है वो B से C तक y इक्वल टू 0 है, तो यहां लिखते हैं पहले, सबसे पहले BC के अनुदिश, रेखा BC के अनुदिश अलोंग टू लाइन BC, BC का अनुदिश y इक्वल टू a फिक्स है, y ये है तो dy क्या होगा 0, एंड x कहां से कहां है देखिए, x इक्वल टू B से C जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो B से C a से 0 है, a से 0, a टू 0 ये, तो यहां से लाइन इंटीग्रल अलोंग टू BC f डॉट dr इक्वल टू अलोंग टू BC f की जगह f डॉट dr की जगह ये x स्क्वायर dx प्लस xy dy, वैल्यू पुट करते हैं, a y की जगह a, dy की जगह 0, तो dy की जगह 0 इंटू a इंटू ये सारा 0, तो 0 होने के कारण ये BC के अलोंग x स्क्वायर dx बचेगा। अब BC के लिए अपन लिमिट यूज करते हैं, x के सापेक्ष है तो x की a से 0 x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट है a टू 0, तो अपर लिमिट करेंगे तो 0 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो a क्यूब अपॉन 3, तो ये आएगा माइनस a क्यूब अपॉन 3, ये समीकरण नंबर होगी 5। फिर आगे बढ़ते हैं, BC के बाद CO के अलोंग चलते हैं। तो CO के अलोंग देखते हैं, CO के अलोंग कोण निश्चित है, कोण फिक्स है, x इक्वल टू 0 फिक्स है, तो x इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो अब लेते हैं CO के अनुदिश, CO के अनुदिश x इक्वल टू 0 फिक्स है, ये देखिए 0 x, इस पूरी लाइन पे x क्या रहेगा 0 रहेगा, तो x इक्वल टू 0 है, देन dx इक्वल टू क्या रहेगा 0, एंड y कहां से कहां है, y इक्वल टू ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, CO की तरफ आ रहे हैं, तो a से 0 है, a से 0 है, a टू 0 है, तो thus लाइन इंटीग्रल अलोंग टू CO f डॉट dr इक्वल टू अलोंग टू CO f डॉट dr क्या है, x स्क्वायर dx प्लस xy dy, ये है। अब देखिए x इक्वल टू 0 है, dx इक्वल टू 0, तो x 0 dx 0, ये 0, x की जगह 0 इंटू समथिंग 0, तो कुल मिला के ये क्या आ गया 0, ये समीकरण नंबर होगी 6। तो ये भी वैल्यू क्या आई है, ये समीकरण 5 आई है, इसमें a क्यूब अपॉन 3 आया, ये 5 और ये 0 आया, ये 6। अब 3 4 5 6 समीकरण को कहां रखने पर, मान 2 में रखने पर, 2 में रखने ये समान आ जाएगा, तो यहां लिख देता हूं समीकरण 3 से 6 के मान 2 में रखने पर, तो इंटीग्रेशन अलोंग टू कर्व C f डॉट dr, कर्व C की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि OABC के अनुदिश, वर्ग OABC के अनुदिश क्या आएगा, 3 का मान इसकी जगह रखेंगे तो a क्यूब अपॉन 3, फिर प्लस 4 का मान यहां रखेंगे a क्यूब अपॉन 2, फिर 5 का है माइनस a क्यूब अपॉन 3, और 6 का है 0, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो कुल मिला के क्या आया a क्यूब अपॉन 2। तो लाइन इंटीग्रल जो है इस वर्ग का लाइन इंटीग्रल क्या है a क्यूब अपॉन 2,
तो ये लाइन इंटीग्रल यहां लिख देता हूं मैं। तो लाइन इंटीग्रल जो आया है, अतः लाइन इंटीग्रल अलोंग टू सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या है, ए क्यूब अपॉन 2। ये इक्वेशन हो गई 7, 6 के बाद 7। ये लाइन इंटीग्रल आ गया अपना। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इसका मान स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए लाइन इंटीग्रल निकाला। लाइन इंटीग्रल के बाद अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कुर्ल एफ। तो कुर्ल एफ का अपने को सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। अगर ये कहता है इसमें कि एफ अलोंग टू इस कर्व एफ डॉट डी आर का मान ज्ञात कीजिए, तो ये उत्तर हो गया। तो ये तो एक्सरसाइज थी सरफेस इंटीग्रल से संबंधित, सॉरी लाइन इंटीग्रल से संबंधित, जो लास्ट एक्सरसाइज थे। लेकिन यहां पर अपने ये थ्योरम प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। तो थ्योरम वेरीफाई करने के लिए थ्योरम अपने को पता है कि लाइन इंटीग्रल जो होता है कुर्ल एफ के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो कुर्ल एफ निकालना पड़ेगा। तो आपको गिवन है एफ इक्वल टू क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई इज जे, ये है। सो कुर्ल एफ या डेल क्रॉस एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई जे के करली वाई करली एक्स करली वाई करली वाई करली वाई करली जेड, या डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। आई जे के गुणा का फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई और फिर इसका क्या है, के का है नहीं तो जीरो। आई का गुणा क्या आएगा, ये स्तंभ ये पंक्ति गई, ये कॉलम हो गया। तो y के सापेक्ष जीरो का अवकलन जीरो, फिर माइनस z के सापेक्ष एक्स वाई कांस्टेंट है तो जीरो, फिर माइनस j के अलग लेते हैं तो जीरो का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का z के सापेक्ष ये भी जीरो, प्लस k ये रो और ये कॉलम गया तो x के सापेक्ष एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, x का मान हो गया y बेसिक में से, फिर माइनस y के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का जीरो। तो कुल मिला के क्या आया, ये जीरो जीरो, तो y के लगा सकते हो इन पे, y के ये आ गया कुर्ल एफ। तो कुर्ल एफ अपने आ गया y के। तो कुर्ल एफ से काम नहीं चलेगा, एन कैप भी चाहिए। तो जो सरफेस है, सरफेस ये काम आएगा कि सरफेस वक्र का जो सरफेस होगा वही एक्स वाई प्लेन में काम आएगा। तो यहां लिखेंगे पृष्ठ एस एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई समतल में है अतः एन केप जो होगा एक्स वाई के लंबवत के एंड डीएस क्या होता है, डीएस जो होगा एक्स वाई प्लेन के हिसाब से डीएक्स डी वाई अपॉन एन केप डॉट के केप, और एन केप की वैल्यू के केप है तो के केप डॉट के केप 1 होता है तो डीएक्स डी वाई रहेगा। तो नाउ सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस एस की जगह वर्ग ओएडीसी भी लिख सकते हैं। एन केप डॉट कुर्ल एफ डीएस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन होता है अलोंग टू एस, एन केप की जगह के केप डॉट कुर्ल एफ की जगह क्या है वाई के, तो वाई के डीएस की जगह डीएक्स डी वाई। अब इसमें लिमिट देखते हैं कहां से कहां है। लिमिट किसके अकॉर्डिंग चलेगी, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। तो x कहां से कहां हो रहा है, इसमें देखिए ये वर्ग जो है यहां से इधर जा रहा है तो x जो है 0 से शुरू हुआ a तक जाता है, तो x तो है 0 to a एंड y इक्वल टू y, देखिए y यहां पट्टी लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं तो पट्टी यहां ले चाहे कहीं ले y बराबर 0 से y बराबर a तक जा रही है तो y बराबर 0 to a। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 0 to a, y इक्वल टू 0 to a, k डॉट y के डॉट के 1 हो जाएगा, y बच जाएगा dx dy। y का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन करेंगे तो x इक्वल टू 0 to a y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2
और लिमिट है इसकी y की 0 टू a dx का dx इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो है a स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और x की लिमिट है 0 टू a, तो a स्क्वायर अपॉन 2 a माइनस 0, तो a माइनस 0 a होता है a स्क्वायर इंटू a क्यूब अपॉन 2। तो सरफेस इंटीग्रल n के डॉट कर्ल f ds इक्वल टू क्या है a क्यूब अपॉन 2, और यही क्या था, लाइन इंटीग्रल था a क्यूब अपॉन 2, तो ये इक्वेशन होगी 8। तो बाय इक्वेशन 7 एंड 8 लाइन इंटीग्रल अलोंग टू कर्व C f डॉट dr इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल n के डॉट कर्ल f ds इक्वल टू क्या है a क्यूब अपॉन 3, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो नाउ दस स्टोक्स थ्योरम आर वेरीफाइड, स्टोक्स प्रमेय सत्यापित होती है। तो इस प्रकार से स्टोक्स प्रमेय को आप इजीली सत्यापित कर सकते हो, बहुत इजी एग्जांपल था। इससे पहला जो एग्जांपल 2 है उसमें वर्ग थोड़ा घुमा हुआ है, वर्ग ही है, उस वर्ग से आपको क्या कहा है, वर्ग के लिए आपको कहा है उसमें स्टोक्स प्रमेय का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए लाइन इंटीग्रल का। तो लाइन इंटीग्रल का मान स्टोक्स देखिए, लाइन इंटीग्रल का मान एक तो हमने लाइन इंटीग्रल से देखा था, ये आया था 7 तक वो लाइन इंटीग्रल, तो इक्वेशन 7 बनी तो काफी लंबा चला, फिर जाके लाइन इंटीग्रल की पूरी वैल्यू आई, और एक उसके बाद जैसे यहां से स्टार्ट किया मैंने कर्ल f निकाल दिया और यहां तक रिजल्ट भी आ गया, तो ये शॉर्ट पड़ा, छोटा पड़ा। तो स्टोक्स प्रमेय कब काम आती है, कब फायदेमंद रहती है, जब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लाइन इंटीग्रल आपकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो लाइन इंटीग्रल को आप सरफेस में कन्वर्ट करके स्टोक्स से इजीली जल्दी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला था स्टोक्स, तो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल कर्ल f का दोनों निकालना पड़ा, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम की यही मेन चीज होती है कि लाइन इंटीग्रल जो होता है कर्ल f के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, तो ये दोनों चीज हमने निकाली, दोनों बराबर आ गई तो वेरीफाई हो गई। और यही इसमें कह देता कि बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ f डॉट dr, ये कह देता कि f डॉट dr की वैल्यू ज्ञात कीजिए यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम, तो ये स्टोक्स थ्योरम का यूज करके तो सीधा यहां से स्टार्ट हो जाता और ये यूज करके सीधा आंसर निकल जाता। क्लियर, ये पीछे वाला लाइन इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उपयोग करने का बोले तो कर्ल f की जो RHS होता है स्टोक्स थ्योरम में उसकी वैल्यू निकाल लो, वो LHS के बराबर होती है, लेकिन इसमें वेरीफाई था इसलिए दोनों निकालनी पड़ी, LHS और RHS। तो इस प्रकार से ये वेरीफाई होते हैं। एग्जांपल 2 इसका सिमिलरली ऐसा ही है, लेकिन उसमें वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है तो यहां से कर्ल f निकाला, कर्ल f के बाद इस तरह से इसको सोल्व करना है, तो एग्जांपल 2 भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप भी अपनी मेहनत से लगे हुए हैं और सारे इसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बुक के, तो इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।